सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया आम इंतखाबात में। अभी कोई 22 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन 22 दिन पहले से ही ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन मुतनाज़ होने जा रहे हैं और बड़ी सियासी जमातों ने अब इलेक्शन कमीशन की साख पर अदम एतमाद का इजहार किया है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके चंद उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के लिए इंतखाबी निशान जारी किए गए और तीर का निशान उन्हें नहीं अलॉट किया गया। अब ये बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के साथ ऐसा क्यों किया गया। और इसी दौरान हमने वीकेंड पर वो फैसला भी देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान अब वापस ले लिया गया है और उनके उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये कह रही है कि इससे जाहिर है कि उनका एक बड़ा नुकसान हो सकता है। रिजर्व सीट्स के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते और इसके बाद फिर जब मुख्तलिफ निशानात उनको अलॉट किए जाएंगे तो अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को, अपने फॉलोअर्स को वो किस तरह से ये पैगाम उन तक पहुँचाएंगे कि अब वो बल्ले के इंतखाबी निशान पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ सियासी इंतखाबी निशानात उनको अलॉट किए गए। तो जाहिर है कि उनको भी अब थोड़ा सा अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बड़ी तनकीद भी मुस्लिम लीग नून पर की और उन्होंने कहा कि वो अपने पुराने तर्ज सियासत पर वापस आ चुके हैं और इस वक्त जो आरओज़ हैं इलेक्शन कमीशन के वो नून लीग के दबाव में ये सारे फैसले दे रहे हैं। अब उनकी इस बात में कितना वजन है, जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह से इंतखाबी मुहिम सियासी जमातों की चल रही है, उसको सामने रखते हुए बिलावल साहब के बयान को किस हद तक संजीदा लिया जाए और अगर वाकई ऐसा है तो फिर ये इलेक्शन के नताइज पर किस हद तक सूरत हाल असरअंदाज हो सकती है, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और दीगर मुख्तलिफ मौज़ूआत भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर हुमायूं मोमन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। याया फरीद साहब माहिर कानून हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही देर में मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो याया फरीद साहब, ज़रा सबसे पहले चूँकि ये एक बड़ा टेक्निकल नुकता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज उठाया और इस पर उन्होंने फिर हैरानगी का इज़हार भी किया, तनकीद भी की, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात अलॉट कर दिए गए हैं, ये कोई टेक्निकल गलती है? ये किस तरह से मुमकिन हुआ है? ज़रा कानूनी इसके पहलू क्या है, इस पर ज़रा थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, कानूनी तो पहलू इसका बड़ा सिंपल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ही इलेक्टोरल सिंबल देना है। ये सेक्शन 215 का क्लॉज नंबर 1 है और अगर तो दो पार्टीज जो हैं वो आपस में अलायंस कर लेती हैं और वो भी अप्लाई कर सकती है इलेक्शन कमीशन को फॉर अ सिंगल इलेक्शन सिंबल। और आई थिंक इस केस के अंदर पीपल्स पार्टी की जो शायद सब्सिडरी डिफरेंट है, उन्होंने एक ही सिंबल के लिए अप्लाई किया है, वह जो इलेक्शन कमीशन के कानून, इलेक्शन एक्ट के कानून के अंडर इट्स विच इज़ पॉसिबल। तो मेरे ख्याल में कोई डिफरेंट जो अलॉट हो रहे हैं सिंबल्स, वो आई डोंट नो कि वो टेक्निकल फॉल्ट है या वो उसमें कोई मेलाफाइडी है, बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टी को तो फिर एक ही सिंबल मिलना चाहिए और आई एम श्योर कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गेट को नॉक करना चाहिए कि अगर तो इस तरीके से जो है वो सिंबल्स जो हैं वो डिफरेंट दिए जा रहे हैं। ऑलरेडी जो है वो पीटीआई के सारे मामले में इतना बड़ा एक अलार्म हुआ हुआ है सिविल सोसाइटी और आवाम के अंदर, तो आई डोंट थिंक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो किसी और पार्टी को भी एलियनेट कर दें इस तरह की चीज़ें करके जिसके अंदर एक ही पार्टी के डिफरेंट कारकुनों को डिफरेंट सिंबल्स दिए जा रहे हों। ठीक है, नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़रा उनसे ये पूरी सूरत हाल समझ लेते हैं कि उनकी पार्टी को कितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कितने कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ है। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। ये जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई, आपके कुछ कैंडिडेट्स को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के लिए इंतखाब कर दिए गए, वो तीर के निशान से महरूम हो गए, तो ये उन लोगों के साथ तो वही वाला मामला हो गया जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस पर इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया आपने? देखिए जी, हमारे यहाँ तो बहुत सारी जगह पे लोगों के घायल हुए हैं, लोग कई रिजेक्ट हैं, लेकिन कुछ निशान का, क्योंकि वो कोर्ट ऑफिसर को भी हम क्या ब्लेम दे सकते हैं, ये तो अब तारीख बताएगी कि ये कैसे फैसले हुए और इसका मुल्क पे क्या असरात होते हैं। लेकिन एक बात जो है ना वो बड़ी क्लियर है कि इलेक्शन जिस तरह होने चाहिए उस तरह नहीं हो। तो नदीम साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये गलती हो गई या ये इंटेंशनली उनकी जानिब से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या कोई खुदा न खास्ता एक कदम उठाया गया? चूँकि बिलावल साहब ने तो आज बड़ी स्ट्रेट गुफ्तगू की है, उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया कि आरओज़ इस वक्त नून लीग के दबाव में काम कर रहे हैं।
जी सारे आरोज उनके लगाए हुए हैं, उनके ब्यूरोक्रेसी उनकी है, जो पंजाब के बिलखसूस ब्यूरोक्रेसी है। ये मोस्टली वो लोग हैं जो पिछले यहाँ उन्होंने भर्ती की हुए हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे, या इन्होंने उनके साथ नौकरियां की हुई हैं की पोस्टों पे, या ऐसे आरोज हैं या ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिनकी फैमिलीज को नून लीग के टिकट दिए गए। एक नेक्सस बना है पंजाब में, जो पंजाब ब्यूरोक्रेसी का और PMLN का, और उस नेक्सस का वो फायदा उठा रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन चीजों को। और आप देख लें, चीफ सेक्रेटरी के सारे अजीज इलेक्शन लड़ रहे हैं PMLN के टिकट पे, इसी तरह बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लड़ रहे हैं। तो फिर जब इस तरह आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज करेंगे तो फिर आप क्या तवक्को रख सकते हैं कि वहाँ इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा या कोई और क्या कर लेगा? जब आरोज ही सारे उनके हैं तो, और आरोज के ने रिजल्ट देना है और आरोज ने इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने हैं, तो ये तो बड़ी क्लियर बात है। बिलावल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। तो चंद साहब, इसका मतलब फिर अगले 22 दिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर बस मीडिया में या अपने जलसे जुलूस के जरिए या अपने रिजर्वेशंस बताती रहेगी और फिर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं अगले? लेकिन जी हम तो 85 में बाइकाट कर चुके हैं और उसका नतीजा भी हम भुगत चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि लूली लंगड़ी जमहूरियत है ये आगे चले, ये सिस्टम आगे चले, और हम सारे रिजर्वेशन के बावजूद हम चाहते हैं कि इसी सिस्टम से अच्छाई निकलेगी। इस सिस्टम के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना हम मार्शल लॉ चाहते हैं, ना हम चाहते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत रहे। पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी, जैसे भी आएगी, उसके ऊपर हम असेंबली में बैठ के लड़ते रहेंगे, हम सिस्टम की बेहतरी के लिए लड़ते रहेंगे। तो लेकिन इसको आगे चलना चाहिए, इस चीज को रुकना नहीं चाहिए। लेकिन ये हकीकत तारीख के एक दीवार के ऊपर लिखी जा चुकी है कि लाडला प्लस जो है उसको इक़्तिदार में लाने के लिए सब कुछ हो रहा है। ठीक है, चंद साहब अगर साथ ही रहेगा, हुमायूं मोमन साहब भी चूँकि हमारे साथ ही मौजूद है। हुमायूं साहब, ज़ाहिर है आप लोग के अपने तहफ़्फ़ुज़ात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात, इतने ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ही अगले 20 दिन जब गुजर जाएंगे, इलेक्शन डे आ जाएगा, तो क्या समझते हैं ये इलेक्शन क्या मुतनाज़े इलेक्शन होने जा रहे हैं? इसके नताइज को भी फिर आप लोगों के लिए तस्लीम करना मुश्किल होगा, रिज़र्व सीट्स और अक़लियती सीट्स और फिर ये वाले जो मामले जब आगे चल कर आएंगे तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, और आपकी जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं मजमूई तौर पर कितने % उसको नुकसान पहुँचने जा रहा है अगले इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि प्री पोल जो टाइम होता है और एक पोलिंग का टाइम होता है और एक पोस्ट पोलिंग का टाइम है। हम इस वक्त जो है ना पिछले 2-3-4 महीनों से हम प्री पोल उसमें हैं। तो आपने देखा सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन है, जिसके ऊपर हमें शुरू से एतबार नहीं था कि ये फ्री और फेयर कराएंगे, मतलब हो ही नहीं सकता था। उन्होंने दिखाया कि उन्होंने हमारे इलेक्शंस के ऊपर जो हमने उन्हें एफिडेविट दिया था उस पर उन्होंने 2.5 माह वो उसके ऊपर बैठे रहे और हमें उन्होंने उस लिहाज से तंग किया और आखिर में आके 20 दिन किए। फिर जिस तरीके से उन्होंने सारा अफेयर किया, और जैसे हम कहते थे कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये बायस्ड होगी 100% एज अपोज टू जुडिशरी, जो कि शायद उसमें कुछ एलिमेंट्स हों लेकिन एज अ होल वो बायस्ड नहीं होती, उनके इंडिपेंडेंट दिमाग होते हैं। ठीक है, वो जनरली सारे के सारे इस तरह नहीं होते जैसे आप ब्यूरोक्रेसी को कर सकते हैं। तो आपने देख लिया पीपल्स पार्टी का भी वही मौक़िफ़ है। तो प्री पोल रिगिंग में तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए। तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वहाँ तो इन लोगों ने हमसे फील्ड तक ले लिया और सब कुछ कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन हमारा रिजॉल्व, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रिजॉल्व ये है कि हम इलेक्शंस को एक दिन डिले नहीं होने देंगे, हम इलेक्शंस को आगे नहीं जाने देंगे। हम जैसे तैसे हैं, जितना मर्जी भी हमें डिसएडवांटेज हो जाए, हम इस इलेक्शंस में जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हम ग्राउंड पर हैं, हमें पता है कि ग्राउंड पे हमारी स्ट्रेंथ कितनी है। हमें पता है कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, जो इस वक्त तकरीबन आप ये समझ लें कि 12.5 करोड़ जो वोटर है, उसमें से हमारी स्ट्रेंथ क्या है और कितनी होती जा रही है। तो हम लोग चाहेंगे कि ये इलेक्शंस टाइम पे हो, और उसके बाद सेकंड स्टेज आएगा जो कि आता है ड्यूरिंग इलेक्शन की, जो ड्यूरिंग पोलिंग जो रिगिंग होगी। आप देखेंगे उसमें भी हमारे जो पोलिंग एजेंट्स होंगे, जैसे पहले इनको हमारे जितने भी जो कंटेंडर्स थे उसके लिए टिकट के लिए उनको गायब कर दिया, फिर उनके सेकेंडर प्रपोजल्स को उनको गायब कर दिया, किसी से फॉर्म छीन लिया, और फिर हर वो शख्स जिसको टिकट मिला है वो 100% डिस्क्वालीफाई हो गया था एज पर दी आरओज। लेकिन वो तो शुक्र है कि आगे एक जुडिशरी थी जिन्होंने उसमें 85-90% लोगों को बहाल कर दिया, क्योंकि फ्रिवलस अजीब किस्म के इन लोगों ने
मतलब आप ये सोचे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने हमारे एक चीज़ के ऊपर एतराज़ किया था कि इन्होंने ये जो साइन किया इसके नीचे जो डेट डाला है, इस डेट को इधर नहीं डालना चाहिए था, उधर डालना चाहिए था। इस किस्म के भी इन लोगों ने हमें वो मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात किए थे। अच्छा, ये तो स्टेज निकल गया है। अब अगला स्टेज होगा कि हमारे पोलिंग डे पे हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा। मेरा जो सबसे बड़ा जो मुझे एक उम्मीद है, और वो ये है कि हमारी जो मीडिया टीम है, जो कि मतलब दे आर रियली स्मार्ट पीपल, वो उन्होंने एक तरीका ढूंढा है जिसमें जो हमारे जो वोटर्स हैं उनको एक्सेस हो जाएगा कि हमारा कंटेंडर कौन है, हमारा कैंडिडेट कौन है, उसका निशान क्या है। वो अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उसमें जो प्रोविंशियल असेंबली है, 3 अगर या 2 प्रोविंशियल असेंबलीज है, उनमें कौन कौन लोग हैं, उनके क्या क्या वो होंगे, और जो उसके ऊपर नेशनल असेंबली है वो कौन सा होगा। ये एक है। दूसरा ये है कि जो हमारे जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं उनको ये एक्सेस होगी कि वो अपने वोटर को एक्सेस कर सके, टारगेट स्पेसिफिक कर सके। तो मैं ये समझता हूँ इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वो होगा। हम बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, चलें, लेकिन मोहम्मद साहब, जाहिर है यहाँ सवाल ये पैदा होता है, और ये सवाल मैं आपकी तरफ वापस लेकर आऊँगा कि ये अब क्या टेक्नोलॉजी के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए क्या इतनी अवेयरनेस इस वक्त लोगों में है कि वो इस पूरे सिस्टम को समझ सकें और अपने जो भी उनका पसंदीदा उम्मीदवार है उसके निशान को वो समझ सकें, चूँकि ज़ाहिर है लिटरेसी रेट और फिर ये सब चीज़ें भी आगे चलकर बड़े मायने इनके भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। लगाई साहब, ये इस वक्त जो माहौल एक बन चुका है, बिलावल साहब की आप गुफ्तगू देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से आप ही बताइएगा कि ये इनका गेम ओवर हो चुका है या अभी ये इस सिस्टम में मौजूद हैं और अभी भी किसी सरप्राइजिंग एक सिचुएशन को ये क्रिएट कर सकते हैं। ये अगले 20 दिन में क्या हालात और माहौल बनने जा रहा है अगर इसी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड और रिजर्वेशंस ये सामने आते रहेंगे सियासी जमातों के? तो असल में लेवल प्लेइंग सबके लिए, जो भी लाडला नहीं है सबके लिए वो लेवल एक जैसा हो गया है ना। बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसको लेवल कर दिया गया है। चलें भी, आपके ये कर दिए गए, आपको निशान नहीं मिला, आपको जो आपके उम्मीदवारों को हमने निशान निकाल दिया, आपके उम्मीदवारों को दूसरा निशान दे दिया, इस तरह से मामला चल रहा है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा विजिलेंस होना चाहिए था, उसे अपना आइनी रोल अदा करना चाहिए था, उसे आगे बढ़कर इलेक्शन के मुमकिना इनेकाद को ज़्यादा वो बामकसद बनाना चाहिए था। और जो अब लग रहा है कि ऐसा नहीं है, इलेक्शन हो रहे हैं और हमें शदीद ज़रूरत है कि इलेक्शन वक्त पर हों, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ख़राब हालात से गुजर रहा है और बहुत ख़राब हालात हमें सामने नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसे सूरत में इलेक्शन नहीं होते हैं या इलेक्शन में कोई रखना पड़ता है तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा नुकसानदेह होगा। अच्छी बात ये हुई है, इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि तमाम सियासी जमातों ने बालिग नज़री का मुजाहरा किया है और उन्होंने इलेक्शन से फरार का कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया है। इस बात के खदशात मौजूद थे कि जो पार्टी ये समझती थी कि उसके साथ ज्यादती हो रही है वो इलेक्शन से बाहर हो सकती थी या इलेक्शन का बाइकाट कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सब लोग फील्ड में मौजूद हैं और ये है दुख की बात है। कैसे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी का, अगर पीटीआई की हद तक बात की जाए तो पीटीआई के लोग किस निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, ये एक सवाल है और हर आदमी ये सवाल पूछेगा कि जनाब हमें बताया तो जाए, अगर एक पार्टी है तो एक निशान भी होना चाहिए। अगर आपको एक निशान अच्छा नहीं लगता तो दूसरा निशान देते कि पार्टी का हमारी तरफ से ये निशान है, चलें भाई एक निशान दे देते। अब जिस निशान के तहत लोग इलेक्शन जीतेंगे वो जाकर पहुंचेंगे, तो अगर वो पार्टी ये दावा करती है कि हमारे इतने उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, 50 उम्मीदवार कामयाब, 60 उम्मीदवार कामयाब हुए, 100 उम्मीदवार कामयाब हुए, अगर वो ये कहें तो क्या उस प्रोपोर्शन के तहत उनको मखसूस सीटों में भी आप उसकी नुमाइंदगी होगी या नहीं होगी, हमें नहीं मालूम है। ये सारी सूरत आगे चलकर कैसे होती है, तो ये बड़े सवालात हैं जो इलेक्शन के बाद भी खड़े होंगे, इलेक्शन के दौरान भी खड़े होंगे, ये प्रोसेस के दौरान भी ये सवाल रहेंगे। इलेक्शन कमीशन को इसके पास बहुत बड़ा वक्त था, इलेक्शन ड्यू थे पिछले साल, वो इस साल नहीं, पिछले साल नहीं हो सके, वो इस साल भी हो रहे हैं और इस साल के भी दूसरे महीने में हो रहे हैं। तो ये मुश्किलात अब भी मौजूद हैं कि चीज़ें क्लियर नहीं है और प्लेइंग फील्ड लेवल नहीं है। और लगाई साहब 30 नवंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल हो गई, उसके बाद इलेक्शन डेट का ऐलान नहीं हो रहा था, अदालत के हुक्म पर वो इलेक्शन डेट का ऐलान हुआ। क्या इलेक्शन कमीशन की तैयारी नहीं थी, होमवर्क उनका मुकम्मल नहीं था, जो इतने टेक्निकल फ्लॉज सामने आ रहे हैं? हर सियासी जमात को उनके कंडक्ट पर इस वक्त एतराज़ हो रहा है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन किसी सिग्नल का इंतजार कर रहा होगा कि हमें बताएं जनाब क्या किया जाए, और ये कि इलेक्शन कमीशन को भी शायद इंतज़ार होगा कि उसे पता चल जाए कि लाडला कौन है और प्यारा कौन है और दिल को कौन सा अच्छा लगता है, तो शायद इस वजह से वो इंतज़ार कर रहे होंगे।
या उनको पता चल चुका होगा, फिर उसके बाद ही उन्होंने चीज़ें शुरू की होंगी। मेरे ख्याल में ये सारा कुछ जो भी हो रहा है सियासी अमल के लिए, जमहूरी अमल के लिए ठीक नहीं है। आप इस तरह एक दफ़ा काम चला लेंगे, लेकिन अब हमेशा ऐसा नहीं चलाएंगे। इस दफ़ा ये पार्टी है, कल कोई और पार्टी होगी, इसका निशाना बनेगी, फिर उसके बाद कोई और पार्टी निशाना बनेगी। क्या हम इन्हीं चीज़ों के लिए रह गए हैं? क्या हम इन्हीं मसाइल के वो हो रहे हैं कि एक पार्टी से आप नाराज़ हो गए या एक पार्टी आपसे नाराज़ हो गई, तो फिर क्या होगा? उसके लिए प्लेइंग फील्ड उससे छीन लिया जाएगा या उसके पास नहीं होगा। तो सियासत को सियासत रहने दिया जाए, इसको ज़्यादा ख़तरनाक खेल ना बनाया जाए। और अब शुरू ये हमने आगे बढ़कर ये करना है कि जो भी पार्टी इलेक्शन जीत कर आए वो बड़ेपन का सबूत दे और वो तमाम लोगों को साथ मिलाकर बात करे, क्योंकि हालात बहुत ही ज़्यादा नागुफ्ताबे हैं। हम कह नहीं सकते कि आगे हालात क्या रुख अख्तियार करेंगे, क्योंकि हमारी मईशत, हमारा सियासी कल्चर वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो चुका है। हम नहीं सोचते थे कि सियासी कल्चर कभी ऐसा भी हो सकता है। सोशल मीडिया ने हमें अवेयर करना था, उसने हमें बहुत ज़्यादा अंधेपन का शिकार किया है। हम बहुत सी चीज़ों से जिससे बाखबर होते थे अब बेखबर होते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सामने मसाइल के तौर पर आई हैं। हम देखें कि आगे हम कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो यार फरीद साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक है, अगर ये इनके जो आज़ाद हैसियत में इस वक्त लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ये कोई 30, 40, 50, 60 नशस्तें अगर लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर उसके हिसाब से इनको रिजर्व सीट्स क्या अभी भी मिल सकेंगी? कोई गुंजाइश मौजूद है? इनकी अक़लियती सीट्स का क्या होगा? फिर ये वाला नुकसान बहरहाल इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा इस इलेक्शन में? जी देखिए, पहले तो मैं एक बात, ये बड़ी अच्छी नज़ीर साहब बात कर रहे थे और मैं इसमें एग्री भी करता हूँ उनकी बात से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो बहुत कोताहियाँ हुई हैं और बड़ी देर से हमें नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे कभी कभार पीटीआई की जो लीगल टीम है, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, वो भी पिछले कुछ 4-5 महीनों से मुझे फ्लॉड लगती थी। और मुझे लगता है कि ये जो बल्ले का निशान लिया गया है, उसमें जितना अगर इलेक्शन कमीशन की कोताहियाँ हैं तो उसमें उतनी ही कोताहियाँ पीटीआई की अपनी भी है। मुझे लगता है कि पीटीआई की जो लीगल टीम है वो इसको बहुत लाइटली ले रही थी, इस केस को। जिस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं साइफर को, अलकादे ट्रस्ट को, तोशा खाना को, उसमें एक उनकी टीम का नजर आता है कि बड़ी एक डिमांडिंग सी वो सिचुएशन में है। इस केस के अंदर हमें लग रहा था इलेक्शंस के मैटर के ऊपर कि शायद उनको लग रहा था कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 लाख रुपए का फाइन लगा देगी, शो कॉज नोटिस कर देगी, लेकिन इससे ज्यादा ना कभी पास्ट में भी इतना नजर नहीं आया, शायद कुछ कर नहीं सकेगी। लेकिन और अगर एक इलेक्शन करवा देंगे, एक डिक्लेरेशन दे देंगे, तो दैट वुड बी अनफ। लेकिन जब 2 दिन हमने देखा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है, वो बड़ी आयरॉनिकल सी प्रोसीडिंग्स थी। मुझे लगता है कि काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस, और बड़ी अफसोस की बात है कि उन पे भी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हो गई है पीटीआई की, जबकि 2 दिन चीफ साहब जो हैं वो रास्ता दिखाते रहे पीटीआई को कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है या कोई भी कानूनी कागजात अगर प्रेजेंट कर दिए जाते पीटीआई से, ताकि एटलीस्ट अगर आप इलेक्शन की वेरासिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहे तो एटलीस्ट इलेक्शन हुए थे या नहीं, वो तो वही क्वेश्चनेबल हो गया था। सारा का सारा मामला तो यहाँ पे आके फंस गया था कि फ्री एंड फेयरनेस को तो दूर की बात है, पहले तो ये बता दें इलेक्शन हुए कब थे, पैसे कब जमा हुए थे, नॉमिनेशन पेपर कहाँ है, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है वीक स्ट्रेटेजी थी और लाइटली लिया गया। और एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि लीगल टीम चलें, अब ये वीक स्ट्रेटेजी से इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट को तो अपनी कन्विंस कर लिया था अपने पॉइंट पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं कर सके। थी ना पेशावर हाई कोर्ट। जी ठीक है, यहाँ सब जरा साथ ही रहेगा। अब ये नदीम अफजल चंद साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने जो इनका इंतखाबी निशान बल्ला था उस पर इलेक्शन ना लड़ना, खुद इनके लिए सियासी तौर पर कितना नुकसान होगा? चूँकि आज बिलावल साहब की हमने गुफ्तगू सुनी तो वो तो ये कह रहे हैं कि अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है इस वक्त, तो इसका मतलब आप लोगों ने बिल्कुल इनको राइट ऑफ कर दिया, माइनस कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? लेकिन जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी भी इनको राइट ऑफ नहीं करती किसी भी पॉलिटिकल फोर्स को। हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड जब मांगते थे तो सबके लिए मांगते थे, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा पीटीआई के लोगों ने कि पीपल्स पार्टी वाले जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं इसके लिए हम सारे मिल बैठने के लिए तैयार हैं, कोई बात करने के लिए तैयार हैं, कोई प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए तैयार हैं। कभी इनकी तरफ से सीरियस डायलॉग या सीरियस कहते हैं ना डेमोक्रेसी के लिए कोई बातचीत की जाए। और मैं इसलिए ये पॉलिटिकली बड़ी मायूसी हुई है, मुझे उम्मीद थी कि शायद ये कोई ऐसा वफद बनाते, कोई ऐसी टीम बनाते जो किसी दूसरी पॉलिटिकल जमातों से बात करती, तो फिर इकट्ठे को इलेक्शन कमीशन से या ब्यूरोक्रेसी या निगरान हुकूमत के ऊपर तो प्रेशर डाला जाता। लेकिन इन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। अब इलेक्शन क्योंकि बहुत करीब है
और एक इलेक्शन यकीनन उनके निशानात कईयों को नहीं मिले, कईयों को मिले हैं, और मैं समझता हूँ कि फेयर गेम होनी चाहिए, अदल होना चाहिए, इलेक्शन का माहौल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हमारे मुल्क में हर इलेक्शन में कोई न कोई लाडला बन के आ जाता है और फिर उसी के गिर्द सारी घड़ी घूमती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो घड़ी एक जमात के एक शख्स के दरमियान घूमती है, इससे मुल्क को फायदा नहीं होता। और अब आगे जाके तो अगर आपने इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है तो पॉलिटिकल जमातों को बजाय सुप्रीम कोर्ट में हर मौके पे जाने के आपस में बैठ के क्यों नहीं एक दूसरे से बात कर लेते, आपस में बैठ के क्यों नहीं चीजें तय करके कोई प्रेशर बनाते या कोई डायलॉग करते या कोई पब्लिक को मोटिवेट करते, कोई एजुकेट करते, कोई जमहूरियत को चंद साहब, इस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई को आप साइड कर दें तो बाकी सियासी जमातें तो हमें आपस में बैठती हुई नजर आ रही हैं। नून लीग ने हर सूबे में हर जमात को एंगेज किया है, अब वो अपने नंबर्स पूरे करने के लिए कर रहे हैं, अब वो फिर ये जो जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं, निज़ाम की बेहतरी की जो तजवीज़ आप दे रहे हैं, ये उनका मकसद है? नहीं सर, मेरा तो नहीं ख्याल कि उनका कोई निज़ाम की बेहतरी के लिए मकसद है। वो यकीनन इंतखाबी इताद बना रहे हैं, लेकिन ये उनका हक है किसी जमात का किसी दूसरी जमात के साथ बैठना, ये उनका हक है, इसके ऊपर हम तनकीद हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमें पब्लिक को एक एजानी कैफियत से निकालना है। क्या सिर्फ इलेक्शन निकाल सकते हैं या हमें पॉलिटिकल फोर्सेस को टेबल के ऊपर बैठ के ये भी एक मैसेज पब्लिक को देना पड़ेगा कि हम पब्लिक के साथ, पब्लिक के लिए इकट्ठे हुए हैं और कोई इक़्तिदार के लिए इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन अलमिया ये है कि पब्लिक में हैजानी कैफियत या मायूसी जो है वो बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि इलेक्शन में आपको गहमा गहमी नहीं नजर आ रही। वो इस वजह से नजर नहीं आ रही कि सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी तो कैंपेन ही कोई नहीं कर रहा, बाकी तो निकला हुआ कोई नहीं, कोई अदालतों में पड़े हुए हैं, कोई अपने फार्म हाउस पे पड़े हुए हैं। वो कहते हैं हमें रिट पिटीशन है किसी की, है हमारी गल हो गई है। तो ये इस हालात में गल हो गई है कि हालात में क्या इलेक्शन होगी, सही इलेक्शन ही होगी। ठीक है, तो हुमायूं मोहम्मद साहब, आप लोगों ने भी एक तो मौके बहुत सख्त हर सियासी जमात के खिलाफ अपनाया, फिर आप लोग इतना ज़्यादा तल्ख करते गए सूरत हाल को कि आज कोई सियासी जमात आपके हक में कोई बात करते हुए भी बड़ा सोच समझती, उसके बाद फिर बात करती है। अब ये आने वाले 20-22 दिन में इलेक्शन कैंपेन अब आप किस तरह चलाएंगे? आपके तो तमाम उम्मीदवार आज़ाद हो गए, अपने अपने हलकों में अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जब लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो वजूद था वो इसी बेसिस पे था कि वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को नेगेट करते हुए एक थर्ड फोर्स लेकर आए जो कि बेसिकली वो ख़ानदानी सियासत से बाहर निकल आए। वो जो एक होता है ना कि ब्लड लाइन, कि अगर मेरे उसमें जरदारीज़ का, शरीफ्स का, फजल रहमान की, उसका वलीज़ का, अगर मेरे अंदर वो खून नहीं है तो मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं उनमें से किसी के बच्चे के पीछे हाथ बांध के खड़ा हूँगा। जैसे चौधरी निसार छोड़कर गए हैं, जैसे शायद खाकान अब्बासी छोड़कर गए हैं, जैसे और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एतजाज़ अहसन साहब वगैरह को, इनको रिजर्वेशंस इस बात की थी कि अब जैसे चंद साहब हैं बहुत बड़े, बहुत मैं काफ़ी अरसे से इनको देख रहा हूँ। अब मुझे समझ नहीं आती कि आसिफा भुट्टो जो है वो इनको क्या पॉलिटिक्स सिखाएंगी कि ये उनकी बात मानेंगे। मतलब हाउ वुड शी हेल्प हिम कि ये पॉलिटिक्स, चंद साहब आपने ये पॉलिटिक्स करनी है तो उसमें हमें ये फ़ायदा हो जाएगा। बिलावल भुट्टो फॉर दैट मैटर चंद साहब को क्या सिखाएंगे? मतलब देखिए, ये सारी चीज़ें सामने रख के, तो अगर हम उससे पीछे हटते हैं तो हम अपनी वजूद को नेगेट करते हैं। इस वजह से हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। और वो जो परसेप्शन है ना, देखिए एक बात याद रखना, लेकिन अब मोहम्मद साहब यहाँ पर फिर ये सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होगा, फिर ये बैरिस्टर गौहर साहब ज़ाहिर है वो बड़े रिस्पेक्टेड हैं, उनकी अपनी एक्सपर्टी है कानूनी शोबे में, तो फिर वो आप बहुत सारे ऐसे सियासतदान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हैं, फिर वो उनको क्या सियासत सिखाएंगे? ज़रा लगाई साहब का मैं छोटा सा इस सेगमेंट में टेक लूँ, फिर ब्रेक के बाद ये सवाल आपके सामने लाकर रखूँगा। तो लगाई साहब, ये जो बात हुमायूं मोहम्मद साहब कर रहे हैं, फिर अगर वही हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर अप्लाई करें तो वहाँ भी यही वाला मामला आ गया है जो एक दूसरी सियासी जमातों में चलता आ रहा है? नहीं, ये अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं हुमायूं साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, उनकी कंसिस्टेंसी का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, उनका जमकर खड़े रहने का एहतराम करता हूँ। लेकिन सियासत में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसा मौका अख्तियार करें कि जो कि किसी के साथ बात नहीं करनी है, किसी के साथ आपने
आपको जिस मैदान में हैं उस मैदान में हर तरह के लोगों से आपका पाला पड़ता है और उसमें जाकर आपको बात करनी पड़ती है। डायलॉग का रास्ता सियासतदान अगर बंद कर दे तो वो अपने लिए तमाम रास्ते खुद ही बंद कर देता है। आपने डायलॉग का रास्ता बंद कर रखा है और उस वजह से आपके लिए मसाइल है। क्या कोई अच्छा जिनके साथ आपने इक़्तिदार में दिन गुजारे, आपने PMLQ के साथ वक्त गुजारा, आपने MQ के साथ वक्त गुजारा, आपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ वक्त गुजारा, आपने BNP के साथ वक्त गुजारा, आपने बहुत सी पार्टियों के साथ वक्त गुजारा। उन्हीं पार्टियों के पास दोबारा भी जा सकते थे, उन्हीं के पास जा सकते थे। आपको इख्तिलाफ था बड़ी पार्टियों के साथ, उनके अलावा लगाई साहब ये जानने का इनके पास टाइम है या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आता हूं, आपके इसी नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले लगाई साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे कि जो डायलॉग का रास्ता बंद करने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ माजी में नुकसान उठाया बल्कि आने वाले इंतखाबात में भी फिर एक बड़ा नुकसान इनको उठाना पड़ेगा। क्या इस वक्त सूरत हाल आगे अगले 20 दिन में आप देख रहे हैं? जी मैं वही अर्ज कर रहा था कि सारे लोग तो मौजूद हैं फील्ड के अंदर, उनके साथ वो काम भी कर चुके हैं। इख्तलाफात थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी वजह बनी होगी वो उनसे अलग हो गए इक़्तिदार से। फिर जब ये पार्टी अलग हुई है तो उसको जाकर दीगर पार्टियों के साथ एक डायलॉग का सिलसिला अख्तियार करना चाहिए था। चलें छोड़ दें, सारा कुछ हुआ। अब क्या हुआ है, एक आदमी आपके साथ आकर शामिल हुआ, कई आदमी और भी आकर हुए, वो मुख्तलिफ पार्टियों से आपकी तरफ दे, आप अपनी पार्टी का उनको प्रेसिडेंट तक बना दिया, लेकिन बाद मालूम हुआ आपने उनका सफाया कर दिया, उनको टिकट ही नहीं दिया आपने। तो अब आपका क्या आइडियल क्या थे, किस बुनियाद पर आप खड़े होते, सियासत किस चीज़ को कह रहे थे कि जो आपके साथ आकर मिले अपने वज़ारत आला कुर्बान करे, आपके कहने पर पूरी हुकूमत को तोड़ दे और फिर आपके साथ आपकी वजह से, आपकी सियासत की वजह से, आपकी सियासी अमल की वजह से वो जेलों में भी जाए और जेलों में जाने के बाद जब आप टिकट की तकसीम का वक्त है तो मालूम हुआ आपने उनको नज़रअंदाज कर दिया, उनको छोड़ दिया और कहा कि नहीं इनको किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा। तो ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। अच्छा शेख रशीद आपके साथ चल रहे थे, शेख रशीद तो आपकी वजह से वो जेल में भी गए। तो अब इसका क्या हुआ? चलें ठीक है, आपकी और पार्टियों से नाराजगी थी, ये जो साथ चल रहे थे आपके, इनके साथ कौन सा ऐसा मसला हो गया था कि इनके साथ भी डायलॉग के लिए भी तैयार नहीं, इनको साथ लेकर चलने को भी तैयार नहीं, इनको टिकट देने को भी तैयार नहीं, इनको इलेक्शन लड़ाने को भी तैयार नहीं है। ये अजीब व गरीब सूरत हाल है, ये हमारी समझ में से बाला तर है। अच्छा आप पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं या कोई और सियासत कर रहे हैं या कोई इनकलाबी सियासत कर रहे हैं? चलें भी आप इनकलाबी सियासत करें तो आपका इनकलाबी होमवर्क होना चाहिए। आपने किया है कोई इनकलाबी होमवर्क? आपका तो कोई भी नहीं है, नजरिया कोई नहीं है। आप यही है ना जो जिस तरह से लेफ्ट की या राइट विंग की या सेंट्रल राइट की पार्टियां करती हैं वही आप कर रहे हैं। कोई आपने इनकलाब थोड़ी लाना है। तो आप इस वजह से किस बुनियाद पर आप अपने साथियों को जिन्होंने आपके साथ खड़े रहे उनको भी आपने साथ नहीं लिया है और बाहर जाकर डायलॉग करने होते हैं। यानी मुझे मालूम है, ज़ाती तौर पर मालूम है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं थे। आखिर उन्होंने जाकर डायलॉग किए, डायलॉग करने के बाद उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया। मिसाक जमहूरियत के बाद ये 18वीं तरमीम मुमकिन हुई थी। यह तारीख की इतनी बड़ी वाक़या है ये कि इन्होंने आइन को ओरिजिनल शक्ल में बहाल किया और कंकरेंट लिस्ट का खात्मा मुमकिन नहीं था, वो ख़त्म हुआ। इस वजह से ख़त्म हुआ कि दो पार्टियों के दरमियान मिसाक जमहूरियत हो गया था, इसका जमहूरी फ़ायदा हुआ था। आपको और आगे बढ़ना चाहिए था, लोगों को और अपने एतमाद में लेना चाहिए था। पार्लिमानी सियासत यही है भाई, अगर इसके अलावा कोई इनकलाबी सियासत है तो आप बता दें हमें, फिर हम उस हिसाब से आपका तजिया भी करें, बात भी करें। तो मोहम्मद साहब का इस पर ज़ाहिर है क्या रिएक्शन होगा? अभी चलते हैं मोहम्मद साहब की तरफ भी, लेकिन नदीम अफजल चंद साहब भी मोहम्मद साहब की बात पर ज़रा रिएक्ट करना चाह रहे हैं। नदीम साहब ये अब आप बताइएगा, जो हुमायूं मोहम्मद साहब ने सवाल किया आपसे कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी से या आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा से क्या सियासत अब आप सीखेंगे? और ये मौरूसियत, ये ख़ानदानी सियासत का जो एक कल्चर हमारे पाकिस्तान में चलता रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों में, ये एंडलेस है, इसका कभी अख्ताम नहीं होगा? देखिए जिनकी पूरे खानदान शहीद हुआ हो और जो एक पार्टी के पीछे जिन्होंने शहादतें दी और पार्टी को फिर भी संभाला हो, आप उनको ये ताना तो ना देना कि मौरूसियत के सियासत का ताना ना दे। ये मिरास और मौरूसियत में बड़ा फर्क होता है। पार्टी की जो चेयरमैनशिप है या सदारत है, ये फूलों की तेज तो नहीं है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद देख लें कितनी शहादतें हुई हैं पीपल्स पार्टी की। तो पीपल्स पार्टी उसके बाद कौन सी जमात है इस मुल्क में और जिसने मार्शल लॉ के खिलाफ जदोजहद किया हो या अल्टीमेटली पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा किया हो या रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए कभी भी, मतलब वालिय जमहूरियत के लिए जिसने पीपल्स पार्टी के से ज्यादा काम किया हो, जुडिशरी की आज़ादी के लिए कभी किसी ने पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी को आप ये
देखिए आसपा का या उनका वो एक पार्टी के फैसलों में किसी फर्देबाज का किरदार नहीं होता। पार्टी की सीसी का किरदार होता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, दूसरी एग्जीक्यूटिव कमेटीज हैं, उनका किरदार होता है और उनसे मशावरत होती है। बाकायदा एक फॉरेन पॉलिसी से लेकर आम मेन जिनके सपोर्ट प्रोग्राम की डिलीवरी तक चीजें डिस्कस होती है और आम आदमी की जरूरियात भी डिस्कस होती है। ये पॉलिटिकल फोर्सेस इस तरह चलती है। अब और कोई इल्जाम ना हो तो आप ये इल्जाम लगा दें कि आसपा क्या सिखाएगी या बिलावल साहब क्या सिखाएंगे। तो आप जो पुराने आपने इस मुल्क में चलो सीनियर सियासतदान जिन्होंने पार्टियां बनाई हुई हैं, पुराने लोग हैं, कितने लोग हैं जो बेचारे पार्टियां बना के और उसके बाद गुमनामी की जिंदगी में चले गए। लोग इस तरह नहीं सियासत आसानी होती। सियासत में बड़ा कुछ एक पैकेज होता है जिसमें बड़ी चीजें होती हैं, फिर जाके बंदा आगे सियासत उसकी जमात चलती है। या अदरवाइज तो यहाँ जस्टिस फसीउद्दीन भी आए, यहाँ मराज मोहम्मद खालिद साहब ने पार्टियां बनाई, यहाँ बड़े बड़े लोगों ने पार्टियां बनाई, मलक कासम साहब ने बनाई, असगर खान साहब ने बनाई और फिर गायब हो गए। तो ये इस तरह नहीं सियासत होती। सियासत में एक जो होती है कुर्बानी देनी पड़ती है। जो कुर्बानी देता है फिर उसका सिला भी पार्टी उसको देती है। तो चंद साहब, ये अब अगले इलेक्शन में अभी ज़ाहिर है ये लेवल प्लेइंग फील्ड ना होते हुए भी आप लोग इलेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्शन आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। आप सियासी तौर पर अभी अगले इलेक्शन के लिए कोई कुर्बानी देने जा रहे हैं? जरदारी साहब ने तो सरप्राइज़ की बात की थी कि हम सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएंगे। इन हालात में कोई सरप्राइज़ फैक्टर आपको लग रहा है कि सामने आ सकेगा? देखिए जी, मुझे तो सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर तो ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और जो आज़ाद लोग जीतेंगे ये मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, और ये आज़ाद लोग जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आज़ाद लोग की तरफ इशारा कर रहे हैं? सर ये इसमें कुछ सारे तरीके इंसाफ के नहीं है। अब देखें ना, मेरे मुकाबले में जो तरीके इंसाफ का टिकट पे आया है जो उम्मीदवार, अब वो पहले नून का एप्लीकेंट था। अच्छा। आज वो पीटीआई का एप्लीकेंट बन के आ गया और निशान उसको वही मिलेगा। ये सारे वो लोग नहीं है कि जो पीटीआई के ब्रांड हैं या पीटीआई के पुराने लोग हैं। इसमें से बड़े शॉर्टकट वाले भी हैं और जो शॉर्टकट वाले भी हैं आप उनको पीटीआई तो नहीं कह सकते ना। तो फिर जो आज़ाद लोग होते हैं वो वोटर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए आप सारे झंडे सारे जश्न करेंगे। तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी भी लड़ रही है इलेक्शन, नून लीग भी लड़ रही है। नून लीग तो खैर लड़ रही थी, उसको तो बैठे बैठाए लड़वाया जा रहा है। अच्छा, तो जिस तरह आप पीडीएम की हुकूमत का साथ आप रहे, इत्तेहादी रहे, पीपल्स पार्टी ने उस हुकूमत को ज्वाइन किया, तो आप नून लीग के साथ अगली हुकूमत तो नहीं बनाने जा रहे ना? उनके साथ नहीं बैठेंगे चाहे आपकी सीटें कम हो या ज्यादा हो? मुझे ये कहना कब्ल वक्त है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं मुझे कुछ चांसेस नजर नहीं आ रहे इस बात। अच्छा ठीक है, तो याया फरीद साहब, ये अभी एक ख़त जमात इस्लामी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को लिखा गया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जिस तरह कलअदम करार दिया गया, उसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस को भी देखा जाए और उनको भी इसी तरह फिर कलअदम करार दिया जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन के पास अगले 20-22 दिन में इतना वक्त है या इतने इख्तियारात उनके पास हैं कि वो माजी के इलेक्शंस को भी परखें और फिर किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई फैसला कर सकें? देखें, इसमें तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पीएमएलएन के इलेक्शंस हैं या पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस हैं, उनके खिलाफ जो उनके मेंबरान हैं उनकी कंप्लेंट आई है या नहीं। ये एक तो पीटीआई जो है ये बड़े टाइम से ये वाला स्टांस उन्होंने लिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो बाकी पार्टीज के भी इलेक्शंस को देखें। कोई इलेक्शन कमीशन के पास वो मोटो पावर्स तो नहीं है। उसके लिए तो जरूरी है कि आपके जो पार्टी के मेंबरान हैं उनको उस इलेक्शन से प्रॉब्लम हो, कोई तो रेस करे कि कोई कंसर्न है, कोई किसी की कोई ग्रीवेंस है। हाँ, लेकिन इस बात पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मैकेनिज्म था इलेक्शन का, पार्टीज को उस मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहिए और अगर तो कोई ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा प्राइवेट कंप्लेंट तो फाइल नहीं हुई। लेकिन जहां तक पीटीआई के इलेक्शंस का मामला था उसमें तो आपके पास 14 से 15 कंप्लेनेंट थे। इवन उनके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे वो कंप्लेंट कर रहे थे। उस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हियरिंग की थी। कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई डायरेक्ट सुओ मोटो तो नहीं लिया था पीटीआई के खिलाफ। जो पीटीआई ने एक नैरेटिव क्रिएट किया है कि हमें स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, वो किस तरह की स्क्रूटनी थी, इनके अपने मेंबरान का इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था। तो इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और हर अदारे को हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक सेम रवैया रखना चाहिए। लेकिन पीटीआई के इलेक्शंस और दीगर पार्टी के इलेक्शंस के जो मैकेनिज्म थे उनमें काफी फर्क था।
ठीक है सर। अली गौर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नून लीग का मौक़िफ़ भी ज़रा प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अली गौर बलोच साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हमने गुफ्तगू सुनी, ये आरोज़ नून लीग के दबाव में उनके पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनका निशान तीर अलॉट नहीं किया जा रहा, ये अगले 20-22 दिन में क्या करने वाली है नून लीग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बगैर किसी सबूत के या बगैर किसी उसके बात करना, ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन पॉइंट स्कोरिंग है। जाहिर है जब बंदे के पास, देखिए बिलावल साहब जो है वो एक पार्टी के लीडर हैं और उनको चाहिए कि वो बात करें जिसको वो जस्टिफाई कर सके। पहली बात तो ये है कि जो अलॉट करना है कोई भी निशान, वो काम इलेक्शन कमीशन का है, को PMLN का नहीं। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर उनको कोई निशान अलॉट नहीं हुआ तो वो उसकी शिकायत उसके कंसर्न फोरम पे करे, अगर उनके किसी कैंडिडेट को नहीं हुआ। मेरे हलके में पीपल्स पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को तीर हुआ है, मेरे साथ वाले हलके में भी हुआ है। फैसलाबाद के 10 हलके हैं और तकरीबन 20 से ज्यादा सूबाई हलके हैं, 10 कौमी के हैं, सबको तीर के निशान जहाँ इनके कैंडिडेट है, कोई एक शिकायत नहीं। तो बिलावल साहब किस जगह की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इस किस्म के उनको, इसका मतलब है कि बिलावल साहब के पास अपनी तकारीर में, अपने जलसों में बयान करने के लिए मवाद नहीं। अच्छा अली गौर साहब, आज जब उन्होंने बात की तो 7-8 नाम उन्होंने वहाँ बताए, 2 नाम तो मेरे भी सामने रखे हैं। ये PP 21 चकवाल से राजा अमजद नूर साहब हैं, इनको नहीं अलॉट हुआ तीर का निशान, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। PP चकवाल 20 से ही उम्मीदवार हैं इनके, चौधरी नौशाद साहब, इनको भी तीर का निशान नहीं अलॉट हुआ। आप ये देखें कि ये महज इत्तेफाक है कि पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ ये हो रहा है, PTI का इंतखाबी निशान ले लिया, और नून लीग के साथ कहीं कोई इस तरह की कोई बद इंतज़ामी या कोई टेक्निकल फॉल्ट या कोई ऐसी गलती नहीं सामने आ रही है, सिर्फ इत्तेफाक ही है ये? नहीं, देखें उनके इसका जो जवाब है वो भी कंसर्न जो है उनका रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो दे सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के किसी बंदे को कोई निशान अलॉट किया। और इंतहाई माजरत के साथ पंजाब में पीपल्स पार्टी से कोई ऐसा भी नहीं ये गिला कर सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी से कि इनका को बहुत बड़ा शेयर है या तीर के जरिए को वोट टूट जाना, ऐसी सूरत हाल नहीं है। बहरहाल अगर बिलावल साहब का कोई जायज मुतालबा है तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि उनका दूर होना चाहिए। अगर उनका कोई वाकई कोई इस किस्म का किसी जगह पर इशू आया है तो उनका होना चाहिए। अली गौर साहब, चलो तीर का आप ये कह रहे हैं कि वहाँ इतना मैंडेट नहीं है या इतनी उनकी से वहाँ पर नहीं है, लेकिन बल्ले के निशान का वहाँ मैंडेट था और वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता था पंजाब में। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है और दूसरी बात यह है कि वो अदालतों में मैटर था और जो कुछ जिन चीज़ों का वो खमियाजा भुगत रहे हैं वो उनका अपना किया धरा है। मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तो यहाँ तक पूछा है, उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है आपने कहीं करवाई नहीं, कहते हैं किसी गांव के एक कमरे में बैठ के इलेक्शन करवा दी पूरे जो मुल्क में पार्टी है फाल। तो वो तो फिर उनके अपने मतलब है कि किया हुआ है, जो उन्होंने बीजा था वो आज काट रहे हैं। तो जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आजादाना जलसे हो रहे हैं, आजादाना कैंपेन चला रहे हैं, और अगर ये इस चीज के नारे लगाएंगे और ये बातें करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस किस्म की जो बातें हैं वो उनकी पाया तकमील तक नहीं पहुंचे और इन बातों का कोई जवाब नहीं बनता। अच्छा, तो ठीक, पॉइंट आपका आगे। अली गौर साहब, ये हुमायूं मोमन साहब, अली गौर साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, नज़ीर लगाई साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, नदीम अफजल चंद साहब ने भी आपको वो जवाब दे दिया था। अब आप बताइए क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे? देखिए, इस तरह है कि जो नज़ीर लगारी साहब ने बात की है, बड़े सुलझे हुए आदमी है, सीनियर आदमी है, बहुत ज़्यादा उनका ग्रिप है, लेकिन ये याद रखिए अनफॉर्चुनेटली जो ये बातें हो रही हैं ना कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन हो गए थे, हमने वो सारा कुछ कर लिया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो मेन उनकी शिकें थी उनमें एक शिक थी 22 उसमें यह था कि हम किसी इस्टेब्लिशमेंट से या आर्मी से मदद नहीं मांगेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। जिस दिन ये साइन हुआ था विद इन 10 मंथ्स इन लोगों ने बातें शुरू कर ली थी, दोनों ने शुरू कर ली थी, मेनली PMLN ने की थी, इन लोगों ने भी शुरू कर ली थी। एवी तो ये लोग नहीं आ गए थे 2008 में, कोई वजह थी। अच्छा, नंबर 2,
उसके बाद आप देख लें आज क्या हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये बेसिकली चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के जो दो इंपॉर्टेंट पैरा, जो दो 2008 में उस वक्त तो 2 पार्टी सिस्टम था, 2 बड़ी जमातें थी उस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इतनी मजबूत थी नहीं, तो इन्हीं दोनों जमातों में से किसी को हुकूमत में आना था। फेयर है ना, आप फेयर, मैं सही मानता हूँ, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन उन दोनों में भी कभी एक दूसरे, आपको पता है इनकी हिस्ट्री क्या है। लेकिन एनीवे, दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जब 2008 के या जिस लिहाज से भी जब हम, हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कि जब आप इनके देखिए जो 2 पॉइंट इकट्ठे हुए थे, एक पॉइंट क्या था PMLN का कि भाई तीसरी बार या चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने की इजाज़त होनी चाहिए। क्यों? उनको प्राइम मिनिस्टर बनना उनकी प्रायोरिटी थी, तो वो उन्होंने अपना ये पॉइंट यस किया था। दूसरी तरफ जरदारी साहब थे, वो 18th अमेंडमेंट चाहते थे। अच्छा, 18th अमेंडमेंट मेरी नज़र में वो क्यों चाहते थे? वो इसलिए चाहते थे कि ही रियलाइज्ड बाय 2012 कि वो अभी फेडरल में आइंदा नहीं आएंगे, और चूंकि पैसा फेडरल के पास होता था, वो सारे सूबों को देता था, तो उन्होंने कहा कि किसी तरीके से ये पैसा जो है ना, ये सूबों के पास चला जाए और सूबों की हद तक रहे, नीचे डिवॉल्व ना हो। तो उस लिहाज से वो किया था। तो मैं ये समझता हूँ इसके अंदर ठीक है, इट वाज, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बुरा एक्ट था, 18th अमेंडमेंट इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन इट इज़ नॉट कंप्लीट, और उसके अंदर बहुत सारी खराबियाँ हैं जिसको ठीक भी करना चाहिए। रही बात ये, नज़ीर लगारी साहब ने जो एक और बात की थी, देखिए आपका एक मौक़िफ़ होता है, या आप उस पे अड़े रहते हैं, सही और गलत वो बाद की बात है, वो टाइम डिसाइड करती है। अगर हम किसी जगह पे खड़े रहे हैं, मौक़िफ़ है, और आज हमारी पूरे अवाम में पजीराई हो रही है, हमें एक बहुत बड़ा चंक जो है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। वरना अगर जिस तरीके से इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की है, अगर अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ख़त्म थी। ये याद रखें कि जब पीपल्स पार्टी के ऊपर ये वक्त आया था, 40 में से 2 या 3 बंदे रह गए थे। जब नून लीग के ऊपर ये वक्त आया था तो 2/3 मेजॉरिटी से 25 बंदे नहीं रह गए थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी सबसे ज़्यादा हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने अपने कैंडिडेट फाइल किए, और अभी भी और हैं। और रही बात ये, हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, हम उसको हैंडल कर लेंगे। क्यों? हम लोगों के पास थोड़ी सी यहाँ पे जिसको हम ग्रे मैटर कहते हैं ना, वो हमारे पास ज़रा ज़्यादा है। हम सोच के उसको करके इवॉल्व करके हम आगे चले जाते हैं। और एक बात याद रखिए, अगर कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिटिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ है ना, तो अगर आप एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे। हम पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमने कभी यह नहीं कहा कि हम उनके साथ बात नहीं करेंगे। वी आर ऑलवेज रेडी टू टॉक टू पॉलिटिकल पार्टीज़। हमने हमेशा कहा था और हमने इनके साथ बातें भी की हैं, वो अपनी जगह होती है। लेकिन क्या, अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या, आप मेरी पर्सनल राय पूछे, क्या हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या JUI के साथ या ANP के साथ इल्हाक करना चाहिए? ये जो उसूल और नजरियात थे आपके, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए ही थे, या फिर ये MQM के लिए भी वही उसूल था, काफ लीग के लिए भी वही उसूल था? इन तमाम जमातों को तो आपने अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाया है माजी में। देखिए हुकूमत का हिस्सा बनाना, मैं अब अगर आप मुझसे पूछे ना रिट्रोस्पेक्टिवली, मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं जब ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओथ उठाया था इमरान खान ने, तो जब मैं उनसे पहली बार मिला था, ईद के दिन मिला था, मैंने उस वक्त भी उन्हें कहा था कि आई विश के हम लोग एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाते बनिस्बत इसके कि एक वीक कोलिशन बनाते। मैं हमेशा से इस बात का मैं ईमान रखता हूँ कि कमज़ोर सूरत में आपको आगे नहीं आना चाहिए। अगर आप हुकूमत करो तो पूरी तरह हुकूमत करो, आपको कोई ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ना। और एक बात याद रखें, आखिरी चीज़, ये जो जब हम बात करते हैं ना 2018 के इलेक्शन, ये याद रखें 2018 के इलेक्शन में जो RTS बैठा था, वो एक चीज़ के लिए बैठा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंपल मेजॉरिटी को कम करके बैलेंस ऑफ पावर अपने हाथ में रखें, ताकि जब भी चाहे उसके नीचे से हम कालीन खींच सके। क्यों? उनको पता था कि इस बंदे को काबू करना आसान नहीं है। ये बंदा बाकियों की तरह नहीं है कि
जो तुम कहोगे उसके लिए वो हाँ जी और जो पर्ची दे दोगे वो पढ़ लेगा। इसका दिमाग है, ये सोचता है और ये उसके ऊपर अमल भी करता है। और ये जहां डट जाता है, तो जैसे आज अगर भुट्टो जिंदा है तो इस वजह से नहीं जिंदा कि उसने बहुत बड़े वो पार्टी बनाई है, वो इस वजह से जिंदा है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, यहां तक कि वो सूली चढ़ गया। और ये बंदा भी वही है कि अपने मौक़िफ़ से नहीं हट रहा, कहता है कि मैं डील नहीं कर सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता, इन दो पे काटर रख दिया, मरने के लिए मैं तैयार हूं, आओ जो कर लो। इस बंदे के साथ आप कैसे उसके साथ वो कर लोगे? पॉइंट चलें आपका आगे। अब लगाई साहब, ये अप्रैल 2022 में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उस वक्त नहीं हटाया जाता, पीडीएम की हुकूमत नहीं आती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना टेन्योर पूरा करती, तो जो माशी हालात थे मुल्क के, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त अवाम में पजीराई मिलनी थी? क्या उनको ये सीटें मिलनी थी? क्या पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को उस वक्त जिंदा नहीं कर दिया? मैं कहता हूँ सियासी पार्टियों को ये नहीं देखना चाहिए कि इस वक्त अगर मैंने ये इक़दाम किया तो मैं कल जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। असल बात है वक्त की ज़रूरत क्या है। आपको मैं याद दिलाता हूँ, 4 अप्रैल 1979 को 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। और जिस वक्त फांसी दी गई उस वक्त मौलाना मुफ्ती महमूद की जमात जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत में थी और उनके वज़ीर सुबह सादिक खोसो साहब वज़ीर थे। जब ये फांसी का अमल हुआ उस वक्त जो है नवाब नसरुल्लाह खान की पार्टी पीडीपी के अरशद चौधरी वजीर थे और भी वजीर थे इन पार्टियों के, और भी पार्टियां जो थी वो हुकूमत में शामिल थीं। उसके बाद फ़ौरन बाद जब ज़रूरत आती है कि जनाब सियासी जमातों को, सियासी पार्टियों को मार्शल के ख़िलाफ़ कोई महाद बनाना चाहिए, तो यही पार्टी जब चल कर गई बेगम मुर्शद भुट्टो के पास और बेनज़ीर भुट्टो के पास, तो उन्होंने कहा ठीक है आओ, आप लोग उधर थे, अगर वहाँ से पीछ करके यहाँ आ रहे हो आओ बैठो हमारे साथ। इतने बड़े वाक़े के बाद ये कोई दिल गुर्जे का काम होता है। सियासत में आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपको अपने दिल को इतना वसी रखना पड़ता है कि आपके सामने वो लोग आ जाए जो काबिने में बैठे थे जब फांसी हो रही थी, तो उनको भी आप बैठने के लिए तैयार हो। 70 करप्शन के दरवाजे खुले थे, लोग बाहर खड़े हुए थे और जो लोग इख्तिलाफ करते रो रहे थे। मैंने खुद देखा था, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और लोग रो रहे थे कि ये लोग कौन लोग हैं जो अंदर जा रहे हैं, ये कैसे अंदर जा रहे हैं, ये उसके एमआरडी बनने के अमल में कैसे शरीक हो रहे हैं। वो वर्कर, पीपल्स पार्टी के वर्कर रो रहे थे कि जनाब देखें जेयूआई का वफ्द जा रहा है, ये पीडीपी का वफ्द जा रहा है, ये अरमान असगर खान जा रहा है जिसने कहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोहाला के पुल पर फांसी पर चढ़ाऊंगा, वो जा रहे थे। भाई आपको अपना दिल बड़ा रखना पड़ता है। सियासत बहुत बड़ी चीज़ है भाई। सियासत इसलिए नहीं होती है कि हमने अपनी जाती स्कोरिंग करनी है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है। मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ डायलॉग नहीं करूंगा, मैं उसको देखना नहीं चाहता, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, वो तो मेरे निशाने पर है, मैं उसको अपने निशाने पर ये नहीं चलता है सियासत के अंदर। सियासत के अंदर वक्त की बड़ी अहमियत होती है। अगर उस वक्त ये हुकूमत न लेते, अगर हुकूमत डिफॉल्ट कर जाती, अगर हुकूमत बैठ जाती, उस वक्त तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जनवरी, फरवरी, मार्च में इमरान खान अपनी गैर मकबूलियत के आखिरी दर्जे पर थे। यानी लोग जो है दुआएं झोलियाँ उठाकर दुआ मांग रहे थे कि जनाब इससे जान छूटे। और उसके बाद उनके इक़्तिदार इन्होंने इक़्तिदार लिया, इन्होंने वो सारे का सारा मसला, वो जो भी मलबा था अपने सर पर लिया, पाकिस्तान को संभालने की कोशिश की। मैं नहीं कहता हूँ कि उनकी कोशिश ठीक थी, मुनासिब थी, दुरुस्त थी, गलत भी रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा है। अब पाकिस्तान को आगे लेकर वो करना है। ये नहीं इमरान खान साहब को पूरी की पूरी सारी सीटें दे दें, उनको जेल से निकालें, उनको बाहर बिठा दें, उनको तख्त पर बिठा दें, मसाइल हल नहीं कर सकेंगे ना। ये मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ पिछले 50 साल की 55 साल की सारी सियासत मेरी आंखों के सामने से गुजरी है। मैं देख रहा हूँ नहीं हल कर सकेंगे। उनको बैठना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, सियासी फरीक और लोगों को सियासी लोगों से बात करनी चाहिए। अगर सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे तो फिर वही रास्ता देखते रहेंगे, यार मुझसे वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, वो तो मुझसे डायलॉग ही नहीं करना चाहते जिनसे मैं डायलॉग करना चाहता हूँ, वो तो मुझे देख ही नहीं रहे जिनसे मैं देख रहा, जिनकी तरफ मैं देख रहा हूँ। नहीं होता है ऐसा, आपको सियासी लोगों से डायलॉग करने होंगे। ठीक है, तो याया फरीद साहब, ये इस वक्त जो सिचुएशन है, ज़ाहिर है मुल्क की बड़ी जमातें अब वो आगे हुकूमत में अपोजिशन में, उस वक्त उनके रिजर्वेशंस हैं, ये रिजर्वेशंस दूर किए बगैर किस तरह से इलेक्शन कमीशन इन इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ कर सकता है? चूँकि ये हालात की, वक्त की इस वक्त बड़ी ज़रूरत है, वक्त का बड़ा बुनियादी तकाजा है कि इलेक्शन 7 खैरियत के 8 फरवरी को मुनक़िद हों, लेकिन फिर जमातों के जो रिजर्वेशंस हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। देखिए, जमातों की जो रिजर्वेशंस हैं उसमें
वो रिजर्वेशंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मेन स्टेक होल्डर है। आप उसको बाईपास करके जुडिशरी से ऑर्डर्स लेकर सिर्फ एलियनेट करते हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को, और इवेंचुअली जो है, जैसे आरओस के केस के अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने क्लियरली कहा कि इलेक्शंस करवाना जुडिशरी का काम नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगली जो मैंडेट है वो इलेक्शन कमीशन का है। तो अगर तो आपके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होंगे और आप ट्रिब्यूनल को बाईपास करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपीलें फाइल करेंगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की अपील फाइल करके उसमें रिस्पोंडेंट्स में चीफ सेक्रेटरी को भी बना देंगे, आईजी को भी लगा देंगे, तो इससे लगता ये है कि आप अदारों के ऊपर ट्रस्ट करते नहीं हैं और आप चाहते हैं कि जुडिशरी जो है वो अपने एम्बिट से ओवरस्टेप करके। लेकिन ये अब देखें, ऐसा नहीं हुआ कि नून लीग के किसी कैंडिडेट को शेयर का निशान नहीं मिला हो या नून लीग के बहुत सारे लोगों के कागजात रिजेक्ट हो गए हो, तो ये भी तो फिर ये महज इत्तेफाकात ही इसको हम समझें कि ये ऐसा एक पार्टी के साथ क्यों नहीं हो रहा, बाकी पार्टियों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने फिर किया क्या, उन्होंने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अगर तो फिर उनका इलेक्शन पाकिस्तान से ग्रीवेंस रिजॉल्व नहीं होती, उसके बाद फिर वो अगर किसी जुडिशियल फोरम में उसको लेके जाते हैं तो वो तो बात की सेंस बनती है। लेकिन पीटीआई की तरफ से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जुडिशियल फोरम की शॉपिंग हो रही थी कि जब अदारे इसको आपने ट्रस्ट नहीं करना, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट्स में पहुंच जाते थे। अगर फेवर में ऑर्डर आ गया तो बेहतरीन, फेवर में ऑर्डर नहीं आया तो बाहर जाके शेम के नारे मारना शुरू कर देते थे। और इवेंचुअली पेशावर हाई कोर्ट से एक सिंगल बेंच से फेवरेबल ऑर्डर लेकर सेलिब्रेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया याया फरीद साहब, सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, नदीम अफजल चंद साहब, नज़ीर लगाई साहब, अली गौर बलूच साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।